ये आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा है जिसका प्रसारण शिलोंग से किया जाता है एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। एआईआर लाइव स्ट्रीमिंग ऐप एवं डीटीएच के माध्यम से। श्रोताओं, हर सप्ताह की भांति आज भी हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम संवाद। और इस संवाद कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर राजेश सरकार जी। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सादर प्रणाम। सभी पूर्वोत्तर वासियों, विशेषकर मेघालय के हिंदी प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। श्रोताओं, आपको हम बता दें कि डॉक्टर राजेश सरकार जी लगभग 7-8 सालों से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी परास्नातक और पीएचडी की उपाधि वहीं से प्राप्त की है। अगर आपके कुछ लेखनी की बात करें तो तमाम सारे शोध पत्रों के माध्यम से आपने संस्कृत साहित्य को काफी समृद्ध किया है। जहां तक इनकी पुस्तकों की बात है श्रोताओं, तो इन्होंने अरब में आयुर्वेद का प्रचार जो संस्कृत वांग्यलोक अंकित प्रकाशन से प्रकाशित है राजस्थान से, इसके अतिरिक्त संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा विषयक संदर्भ जो कालिदास साहित्य के विशेष आलोक में इनकी चैप्टर की बुक रूप में आई है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो आपकी उपनिषद मणिमाला जो अभिषेक प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है, इसके साथ साथ गीता प्रश्नोत्तर मणिमाला जो पोद्दार पब्लिकेशन वाराणसी से प्रकाशित है, आपकी काशी की काव्यशास्त्री आचार्य परंपरा जो विद्या प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित है, इसके अतिरिक्त आपकी समकालीन संदर्भ में रामकथा परंपरा एवं आधुनिकता पुस्तक जो है यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। साहित्य चिंतन गोपीनाथ कविराज बांग्ला भाषा से आपने हिंदी में इसको अनुवादित किया है, ये भी भारतीय विद्या प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त कई सारी किताबों के आप रचनाकार हैं, तमाम सारे चैप्टर अध्याय के रूप में आप लिखते रहते हैं। भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर आप तमाम सारे शोध पत्र का आपने वाचन किया है। तो श्रोताओं, ऐसे बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर राजेश सरकार जी को पाकर के हम बड़े अभिभूत हैं। तो आइए एक उनसे प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर, आज के कार्यक्रम में जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं क्योंकि कई सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं। तो एक जो बड़ा प्रश्न हमारे सामने उठता है और आपसे भी हम जानना चाहते हैं कि ये जो प्राचीन भारतीय साहित्य में पूर्वोत्तर की उपस्थिति रही है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। जी आत्मीय डॉक्टर साहब, इस विषय में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, किंतु संक्षेप में जहां तक मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो संस्कृत साहित्य का उद्गम है वो हम वैदिक साहित्य से मानते हैं। वेदो खिलो धर्म मूलम हमारे यहाँ कहा जाता है। वैदिक साहित्य को हम आदि स्रोत मानते हैं। वैदिक साहित्य में इस क्षेत्र का जो है बंग कबीले के नाम से, जो है बंग क्षेत्र के नाम से जो है तैत्रीय आरण्यक में सर्वप्रथम इसकी हम उपस्थिति पाते हैं। संपूर्ण क्षेत्र को बंग नाम से, बंग शब्द का अर्थ पवित्र होता है, उस क्षेत्र के रूप में गिना गया है। और पृथक रूप से परवर्ती वैदिक साहित्य में आकर के हम देखते हैं तो आटवीक प्रदेश के रूप में इस क्षेत्र की उपस्थिति हम पाते हैं। और जब हम अपने पौराणिक वांग्मय में और महाभारत आर्ष वांग्मय में आते हैं तो हमें विस्तार से इस क्षेत्र का, विशेष रूप से प्रागज्योतिषपुर के नाम से जो है असम क्षेत्र का हम उल्लेख पाते हैं, जहाँ नरकासुर नाम का एक राक्षस है जिसने 16,000 रानियों को बंधक बना रखा है। और भगवान श्री कृष्ण वहां आते हैं, उन्हें मुक्त कराते हैं और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इसकी कथा जो है महाभारत में और श्रीमद् भागवत पुराण में प्राप्त होती है। और उषा जो है, जो कि बाणासुर की कन्या है, वो भी जो है कामरूप क्षेत्र की कन्या है। और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र जो है अनिरुद्ध से उनके जो प्रेम विवाह की जो प्रसंग चलता है वो भी हम जो है महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण में पाते हैं। अर्जुन का जो है मणिपुर के राजा बब्रुवाहन की कन्या चित्रांगदा से विवाह, नाग कन्या उलूपी से विवाह, जिसको हम आज का आधुनिक नागालैंड कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है हिडिंबा का ही, भगवती हिडिंबा या माता हिडिंबा जो भीम की पत्नी है, उनका भी उल्लेख हम इस क्षेत्र से पाते हैं। तो हमारे जो सांस्कृतिक वैवाहिक संबंध जो है पूर्वोत्तर भारत से रहे हैं, विशेष करके उत्तर भारत के या जो है आप अन्य भारत के क्षेत्रों से, वो बहुत ही प्राचीन कालीन है, वैदिक काल से ही है। और पौराणिक काल में और आर्ष वांग्मय में भी उसकी हम उपस्थिति देख पाते हैं सर। जी बिल्कुल।
बिल्कुल बड़े ही विस्तार से आपने भारतीय वाङ्मय में जो पूर्वोत्तर की उपस्थिति है उस संदर्भ में आपने हमारे श्रोताओं को बताया। इसी में एक अगला प्रश्न जोड़ करके हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे श्रोता भी आपसे जानना चाहते हैं कि तमाम सारी भारत में भारतीय भाषाएं हमको देखने को मिलती हैं, तो ये जो भारतीय भाषाओं का अंतर संबंध है ये किस प्रकार का, क्योंकि आप संस्कृत के अध्यापक रहे हैं, संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है, तो ये भारतीय भाषाओं का अंतर संबंध आप किस रूप में देखते हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी आत्मीय आलोक जी, इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अथर्ववेद जो है उसमें एक भूमि सूक्त प्राप्त होता है जिसको पृथ्वी सूक्त भी कहते हैं। उसका एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य आपने सुना होगा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। माता भूमि है और पृथ्वी जो है ये मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। तो उसी अथर्ववेद में एक मंत्र आता है ना, क्या कहते हैं कि यह पृथ्वी जो है विभिन्न भाषा भाषियों को जो है और विभिन्न धर्मों को मानने वालों को एक साथ जो है अपने ऊपर धारण करती है, जिससे उल्लेख प्राप्त होता है कि वैदिक काल से हमारे यहाँ भिन्न भिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग समुपस्थित रहे हैं और उनकी सत्ता स्वीकार की गई है। और संस्कृत के साथ साथ जो क्षेत्रीय भाषा रही है, देशज भाषाएं रही हैं, उनका भी प्रचार हमारे यहाँ रहा है। भगवान पतंजलि का जो महाभाष्य ग्रंथ है, व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके विभिन्न संदर्भों से इसकी पुष्टि होती है कि संस्कृत एक केंद्रीय भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में जहाँ भारत में रही है व्याप्त, उसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी जो है की व्याप्ति जो है हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही रही है। उसके बीच में हम यह देखते हैं कि जो हम भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से जब विचार करेंगे तो हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृत, उसके बाद फिर हम लौकिक संस्कृत देखते हैं। लौकिक संस्कृत से फिर जो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास होता है, जिसमें से प्राकृत जिसको हम देखते हैं, तो ऐसी विभिन्न प्रकार की प्राकृत भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे शाकाली, चांडाली, आभीरी आदि जो है, जिसका जो है जिसको जो है पहचान पाना या जिसको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत जो है संभव जो है भाषा वैज्ञानिकों के लिए नहीं हुआ। जैसे पैशाची नाम की प्राकृत रही, उसको बहुत लोग कहते हैं कि वो आज आधुनिक पश्तो भाषा है। तो ऐसे इस क्षेत्र में बोली जाने वाली बहुत सी ऐसी भाषाएं रही जिसको हमारे यहाँ जो है प्राकृत जो है भाषा के अंतर्गत अंगीभूत कर लिया गया, जो है लोक भाषा के अंतर्गत उसको स्वीकार किया गया और ये माना गया कि एक तो संस्कृत है जो केंद्रीय भाषा के रूप में है और एक लोक भाषा है जो संपर्क भाषा के रूप में जन जन में अन्य अन्य क्षेत्रों में बोली जा रही है। इस प्रकार से संस्कृत और लोक भाषाओं की जो व्याप्ति है वो समानांतर रूप से एक साथ चल रही है। उसमें कहीं कोई जो है दौर्मनस्य या जो है किसी प्रकार का संघर्ष नहीं दिख रहा है, बल्कि सभी भारतीय भाषाओं का परस्पर सामूहिक विकास हो रहा है। तो इसी प्रकार से जो है भारतीय भाषाओं का जो अंतर संबंध है वह जो है क्या कहते हैं परस्पर जो है विकासात्मक है, जो है यह किसी के ऊपर जो है थोपने वाली या जो है किसी को जो है नष्ट करके आगे बढ़ने वाली भावना को लेकर के नहीं है जो है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सभी भारतीय भाषाएं परस्पर एक सहयोग से ही जो है विकसित होती हैं, पुष्पित पल्लवित होती हैं। एक प्रश्न के माध्यम से और हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्योंकि आप पूर्वोत्तर की यात्रा पर हैं, तो एक जो पूर्वोत्तर का भाषाई वैविध्य है, तो आपको भी यह चीज महसूस हुई होगी कि पूर्वोत्तर में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो ये पूर्वोत्तर का जो भाषा वैविध्य है, इसके संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी पूर्वोत्तर यात्रा के पूर्व या पूर्वोत्तर की एक इसके पूर्व संक्षिप्त यात्रा पर, जैसा कि हम विशेष रूप से मेघालय में यदि मैं बैठा हूँ उसके संदर्भ में बात करूं तो मैं ज्ञात था कि यहाँ 3 विशेष पर्वत हैं जो है जो गारो, खासी और जयंतिया। तो वहां पर 3 इस प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं, जैसा हम सुनते सुनाते थे। कोई ऐसा गंभीर अध्ययन हम लोगों को कभी जो है प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन चूंकि आपने भी बहुत उस पर कार्य किया है और कुछ अध्ययन किया, हमने जो है उस पुस्तकों के माध्यम से देखा और लोगों के बीच में भी जन जन में जाकर के देखा। तो ऐसा नहीं है खासी भाषा जैसे है, तो उसमें भी हमने देखा कि बहुत से प्रकार की खासी है, विविध प्रकार की खासी भाषा है। अरुणाचल की यदि बात करें तो हम वहाँ देखते हैं कि अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जा रही हैं। हर जो है जनजाति की, हर जो है जाति की, हर जातीय समूहों की अपनी भाषा है, अपनी विशेष भाषा है, उसकी अपनी संस्कृति है। और मणिपुर की बात करें तो वहाँ भी विशेष रूप से अलग अलग प्रकार की भाषाओं के बोलने वाले। उसी प्रकार नागालैंड में भी नागा जनजाति की अपनी अपनी जो है आओ, अंगमी या जो हम भाषा देखते हैं। अरुणाचल में जाते हैं तो हम नियशी एक भाषा सुनते हैं और गालो भाषा का नाम वहां पर हम लोगों ने सुन रखा है। इसी प्रकार जब हम यहाँ आते हैं तो खासी और पनार एक भाषा, जिसको आप लोग जयंतिया पर्वत के क्षेत्र में बोलने वाली भाषा, बहुत लोग इसको संभवतः खासी की उपशाखा भी मानते हैं। इस पर विवाद है, कुछ निश्चित रूप
से नहीं कहा जा सकता है। तो भारत के अन्य क्षेत्रों के दृष्टिकोण से यदि तुलना की जाए, तुलनात्मक दृष्टि से, तो पूर्वोत्तर में ये भाषाई वैविध्य बहुत अधिक है और लेकिन वो संघर्ष रहित है। किसी प्रकार का संघर्ष यहाँ नहीं दृष्टिगोचर होता है और इस विविधता में यहाँ एक एकता दृष्टिगोचर होती है। मुझे जो है भाषिक विविधता होते हुए किसी प्रकार का दौर्मनस्य मुझे जो है या विषमता या लोगों के अंदर किसी प्रकार की कटुता या रागत द्वेष मुझे नहीं दिखता है। जो है लोग अपनी अपनी भाषा को लेकर के जीवंत हैं और जो है क्या कहते हैं उसे बोलते हैं। किसी के ऊपर किसी का कोई जो है आरोप या दबाव जो है नहीं है। जो है कोई भाषिक संघर्ष नहीं दिखता है इतनी विविधता होने के बाद भी। बिल्कुल। पूर्वोत्तर में खास करके भाषाओं के जब हम संदर्भ में बात करते हैं तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि यहाँ भाषाओं का वैविध्य दिखाई पड़ता है लेकिन उनके बीच कोई संघर्ष नहीं है। परस्पर एक सहयोग भाव से सभी भाषाएं जो है पल्लवित विकसित होती हैं। एक और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्कृत विभाग से हैं, तो एक जो हमारी राजभाषा है जिसको हम हिंदी के नाम से जानते हैं, पूर्वोत्तर में हिंदी की दशा और दिशा पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने क्या महसूस किया पूर्वोत्तर में हिंदी को लेकर के? इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी। चूंकि हिंदी के विकास में जैसा हम देखते हैं कि विभिन्न संस्थाओं की अपनी भूमिका रही है विकास विकसित करने में। जैसे हम देखते हैं कि आर्य समाज की अपनी एक भूमिका रही है, ईसाई मिशनरी और पादरियों की हमारे जो है उनकी अपनी एक भूमिका जो है आती है हिंदी के विकास को लेकर के। बॉलीवुड फिल्मों की अपनी एक अलग भूमिका आती है। इसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार सुदूर क्षेत्रों तक जो है हुआ है, विशेष रूप से युवा वर्ग में जो है आप कह सकते हैं। तो अगर मैं जब हिंदी को राजभाषा जिस समय घोषित किया गया तो कुछ हमारे एकाध प्रांतों में हिंदी विरोध की एक बड़ी सुदीर्घ परंपरा भी रही है और उसके निहितार्थ विशेष रूप से राजनीतिक है, सामाजिक कारण उसके नहीं है और राजनीतिक विरोध कुछ अधिक है। लेकिन पूर्वोत्तर में यह मुझे नहीं दिखा। पूर्वोत्तर में हिंदी जहाँ भाषा का वैविध्य रहा तो लोगों ने इसे एक संपर्क भाषा के रूप में विकसित किया जो है। और मैं एक क्षेत्रों में गया, मेघालय के तमाम क्षेत्रों में गया, मुझे ऐसा कोई क्षेत्र नहीं मिला जहाँ थोड़ी बहुत हिंदी बोलने वाले लोग नहीं मिले। युवाओं को छोड़ दीजिए, कुछ वृद्धों में भी लोग जो है क्या कहते हैं काम चलाऊं हिंदी और जो है वो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता के साथ इसको वो कर रहे हैं। एक संपर्क भाषा के रूप में पूर्वोत्तर में हिंदी जितनी जो है समृद्ध हुई है वह जो है अन्य क्षेत्रों में मुझे कम ही दिखती है। अरुणाचल प्रदेश में तो विशेष रूप से इसका विकास दिखाई देता है, मैंने जैसा सुना है। लेकिन मेघालय में आकर के भी मेरी धारणा जो है इस संदर्भ में और भी पुष्ट हुई है कि मेघालय में भी हिंदी जो है एक संपर्क भाषा के रूप में बड़ी तीव्र गति से विकसित हुई है और लोग इसे बड़ी सरलता से सहजता से अपना रहे हैं और हिंदी का विकास यहाँ पर बड़ी तीव्र गति से हो रहा है और मुझे इसका भविष्य यहाँ उज्जवल दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल। एक हिंदी का यहाँ संपर्क भाषा के रूप में जो प्रचलन है उसके बारे में आपने महसूस किया और हमारे श्रोताओं को भी बताया। चलते चलते इस संदर्भ में हम आपसे जानना चाहते हैं, तमाम सारे श्रोता हमारे आपको सुन रहे हैं, तो हमारे तमाम सारे जो युवा वर्ग है, जो अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं, पूर्वोत्तर के तमाम सारे क्षेत्रों से आपको सुन रहे हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते युवाओं को, शिक्षकों को और अभिभावकों को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर पूर्वोत्तर के संदर्भ में? निश्चित रूप से एक शिक्षक होने के नाते दायित्व बोध कहीं अधिक है मेरे ऊपर जो है, समाज को लेकर के, हमारे अपने प्रिय युवाओं को लेकर के, विद्यार्थियों को लेकर के। मेरा यही संदेश है कि सफलता का कोई भी जो है संक्षिप्त मार्ग नहीं होता, जिसे शॉर्टकट कहते हैं जो है, उसके लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। और हमारे विद्यार्थियों से मेरा आह्वान है और जो है क्या कहते हैं उनसे आग्रह भी है, मेरा आग्रह भी मैं करूंगा अपने विद्यार्थियों से, क्योंकि अपने शिष्यों से, अपने छात्रों से, अपने विद्यार्थियों से, उनके परिजनों से, गार्जियन से मुझे आग्रह करने में भी कोई संकोच नहीं है। आग्रह करूंगा कि वो शिक्षा को जो है, शिक्षा पर विशेष बल दें जो है अपने विद्यार्थियों को। जैसे कि हमारे पूर्वजों ने कहा भी है कि थोड़ा हम भोजन कम ही करें, घर में भोजन कम ही बने, एक रोटी हम कम ही खाएं, लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं, विश्वविद्यालय भेजें, उनसे परिश्रम कराएं जो है। और विद्यार्थी भी जो है क्या कहते हैं अपने परिश्रम करें और न केवल पूर्वोत्तर में ही वो रहे बल्कि देश के अन्य भागों में जाकर के भी वो अध्ययन अध्यापन करें और विशेष रूप से साहित्य के प्रति अपनी रुचि और समझ को विकसित करें, क्योंकि साहित्य ही वह विद्या है और वह विषय है जो हमें मनुष्य बनाती है और जो है क्या कहते हैं एक सभ्य समाज में जो है क्या कहते हैं स्थापित करती है, हमें एक सभ्य समाज का निर्माण करती है। तो विद्यार्थी परिश्रम की ओर बढ़े और हमारे गार्जियन जो है उनको जो है सपोर्ट करें और उनको जो है क्या कहते हैं देश के भिन्न भिन्न भागों में भेजें, उत्तर भारत की ओर भेजें और वो विद्यार्थी जाएं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि वो आए और जो है क्या कहते हैं कुछ प्राप्त करके अपनी जो
जो है क्षेत्र विशेष की अपनी मातृभूमि की सेवा करें। बिल्कुल, बहुत एक पॉजिटिव, एक जो सकारात्मक एक संदेश आपका था। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को आपने अपने विचारों से लाभान्वित किया। इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी का, विशेष रूप से मेघालय के मेरे सभी मित्रों को मेरा सादर अभिवादन। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संवाद, और इस संवाद